आज हम एक ऐसे केस पर नजर डालने वाले हैं जो साइंस और अकीदे को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल ला खड़ा करता है। ये एक ऐसी कहानी है जो एक अलमनाक मौत पर तो खत्म हुई, लेकिन अपने पीछे ऐसे सवालात छोड़ गईं जिनका जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। ये कहानी है एक नौजवान लड़की एनालाइज मिशेल की, एक ऐसा मामला जिसने जदीद तिब को चैलेंज किया और चर्च को एक ऐसी हकीकत का सामना करने पर मजबूर कर दिया जिसे शायद बहुत से लोग भुला चुके थे। तो कहानी शुरू होती है एनालिस की जिंदगी के अलमनाक अंजाम से। ये कोई आम मौत नहीं थी, ये सिर्फ एक खानदानी सानिहा नहीं था, बल्कि ये एक कौमी मुकदमा बन गया जिसने पूरे जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया था, वो जो यकीन रखते थे और वो जो शक करते थे। तारीख थी 1 जुलाई 1976 की। 23 साला एनालिस मिशेल ने भूख और प्यास से दम तोड़ दिया, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सिर्फ एक मेडिकल फैक्ट नहीं थी, बल्कि ये एक इल्ज़ाम था जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़े कानूनी और अवामी तूफान को जन्म दिया। हुआ ये कि इसकी मौत के फौरन बाद दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आने लगीं। एक तरफ डॉक्टर्स थे जिनके नज़दीक ये शदीद जहनी बीमारी, मिर्गी और डिप्रेशन का एक अफसोसनाक केस था, और दूसरी तरफ चर्च और ख़ानदान वाले थे जिनके लिए ये एक हकीकी शैतानी कब्ज़े और माफ़ौक़ फितरत हमले का खुला सबूत था। आखिरकार मामला अदालत में पहुंचा और फैसला आया। एनालिस के वालिदैन और दोनों पादरी गैर इरादी कत्ल के मुजरिम करार पाए। कानून की नज़र में तो शायद इंसाफ हो चुका था, लेकिन अवाम की नज़र में ये फैसला उन गहरे और परेशान कुन सवालों का जवाब देने में पूरी तरह नाकाम रहा जो इस केस ने उठाए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर एक आम पढ़ी लिखी मजहबी लड़की इस खौफनाक मुकाम तक पहुंची कैसे। इसकी वजह जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, इस कहानी के आगाज़ में। तो इस सारी तारीकी से पहले एनालाइज की ज़िंदगी कैसी थी, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ 2 साल पहले उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आम थी। सोचें, 1974 का जर्मनी। एनालिस एक आम सी कॉलेज स्टूडेंट थी जो अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देख रही थी। वो अपने ख़ानदान के साथ एक छोटे से कस्बे में रहती थी, बहुत मजहबी थी, और उसकी ज़िंदगी में आने वाली होलनाकी का दूर दूर तक कोई इशारा तक नहीं था। ये सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। 1974 में उसकी हालत अचानक बिगड़ना शुरू हुई। 1975 तक खानदान ने मायूस होकर चर्च से राब्ता किया और झाड़ फूक का सिलसिला शुरू हो गया, और सिर्फ 1 साल बाद 1976 में 67 रसूमात के बाद एनालिस की मौत हो गई। शुरुआत बहुत ही मामूली चीज़ों से हुई, जैसे अजीब ख्वाब, लेकिन ये ख्वाब बहुत जल्द भयानक हकीकत बनने वाले थे। रात को चीखने चिल्लाने के वाक़यात होने लगे जो पूरे घर को खौफजदा कर देते थे। इसकी मां ने बाद में जो बताया वो बहुत ही तकलीफदेह था। वो कहती हैं, रात को वो चीखने लगती थी जैसे किसी ने उसे झंझोड़ के जगा दिया हो। खानदान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी के साथ आखिर हो क्या रहा है। तो अब खानदान के सामने 2 रास्ते थे, एक तिब का, साइंस का, और दूसरा ईमान का। जैसे जैसे एनालिस की हालत बिगड़ती गई, खानदान ने जवाबात के लिए पहले जदीद तिब की तरफ देखा, लेकिन क्या साइंस के पास इसका जवाब था? डॉक्टरों का क्या कहना था? उनके नज़दीक तो मामला बिल्कुल साफ था। उन्होंने तशखीस की कि एनालिस को मिर्गी और शदीद डिप्रेशन है। उन्होंने इसे एक काबिल इलाज मरीज के तौर पर देखा और उसी हिसाब से दवाइयाँ भी तजवीज़ की। मगर सबसे अहम बात यह थी कि इलाज का कोई असर नहीं हो रहा था। डॉक्टरों की तजवीज़ करदा दवाइयाँ और थेरेपीज सब बेअसर साबित हो रही थीं। इस नाकामी ने ख़ानदान की मायूसी को और गहरा कर दिया और उन्हें दूसरे जवाबात तलाश करने पर मजबूर कर दिया। और फिर खुद एनालिस ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको हिला कर रख दिया। उसने इसरार करना शुरू कर दिया कि ये कोई बीमारी नहीं है, मेरे अंदर शैतान है। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, इसका जिस्म भी गवाही देने लगा था। इसके जिस्म पर अजीब व गरीब निशान नजर आने लगे। वो खुद को नुकसान पहुंचाती और उसने खाना पीना तकरीबन छोड़ ही दिया था, जैसे कोई चीज उसे अंदर से खत्म कर रही हो। जब मेडिकल साइंस ने जवाब दे दिया तो खानदान ने अपना पूरा भरोसा चर्च पर डाल दिया, और यहीं से एनालिस की जिंदगी के आखिरी और सबसे मुतनाज़ा बाब का आगाज हुआ। 67 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचें, 10 महीनों में 67 बार झाड़ फूंक के रस्म, यानी तकरीबन हर 4 दिन में एक रस्म, एक ऐसा अमल जो उसे जिस्मानी और जहनी तौर पर मुकम्मल तौर पर तोड़ रहा था। और इन रस्मों के दौरान जो कुछ हुआ उसे रिकॉर्ड भी किया गया। ये वो ऑडियो टेप्स हैं जो आज भी इस केस का सबसे पुरअसरार पहलू हैं। इन सेशंस के दौरान एनालिस की आवाज़ पूरी तरह बदल जाती थी, एक भारी, मर्दाना और नाकाबिल यकीन हद तक खौफनाक आवाज़ बन जाती थी। इन टेप्स में क्या था?
ऐसी चीजें जिनकी कोई साइंसी वजाहत मुमकिन ही नहीं लगती। आवाजें ऐसी जबानों में बात करती जो एनालिस्ट ने कभी नहीं सीखी थी। वो तारीख की बदनाम जमाना शख्सियात होने का दावा करती और एक गैर इंसानी खौफनाक हंसी हंसती थी। मिसाल के तौर पर एनालिस्ट के मुंह से आने वाली आवाजें तारीख की बदतरीन और मलऊन रूहें होने का दावा करती। वो चीखती, मैं हिटलर हूं, मैं यहूदा हूं, मैं नीरो हूं, तारीख के वो नाम जो जुल्म और धोखेदही की अलामत हैं। कभी कभी तो ये आवाजें सीधा पादरियों से मुखातिब होती, उन्हें ललकारती और एनालिसिस पर अपने मुकम्मल कब्जे का ऐलान करती, जैसे इस खौफनाक धमकी में, हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे, ये सिर्फ हमारी है। तो कानूनी कार्रवाई तो खत्म हो गई, वालिदैन और पादरियों को सजा भी हो गई, लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है। ये केस आज भी हमें क्यों परेशान करता है? अदालत ने अपना काम कर दिया, लेकिन वो इस बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दे सकी कि अगर ये वाकई सिर्फ जहनी बीमारी का मामला था तो उन टेप्स पर मौजूद वो खौफनाक, मर्दाना और मुख्तलिफ जबानें बोलने वाली आवाजें आखिर किसकी थीं? तो आखिर में हम कहाँ खड़े हैं? क्या ये साइंस की एक अलमनाक नाकामी थी जो एक बीमार लड़की को बचा ना सकी, या फिर ये एक शैतानी कुव्वत का ऐसा ठोस सबूत था जिसे साइंस कभी समझ ही नहीं सकती? सबूत दो ऐसी सिमतों की तरफ इशारा करते हैं जो कभी आपस में मिल नहीं सकती। और शायद इसीलिए एनालिस्ट मिशेल की कहानी आज भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इन टेप्स पर रिकॉर्ड की गई एक आखिरी बात एक धमकी की तरह आज भी गूंजती है, हम अभी गए नहीं और हम वापस आएंगे।